Hello students, welcome to NCERT class 11th and 12th solution channel. My name is Divyanshu. I'm your physics master teacher and today we would be learning about the topic of current electricity. So this is session number 3 of our sprint series. So in this session we would be discussing about the important topics that have been covered in your CBSE syllabus and we would be solving few important PYQs problem based on this topic of current electricity. Okay, so without wasting our time, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. So इस सेशन में बेसिकली हम CBSE में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. फिर जब हम उस टॉपिक्स को सारा पढ़ लेंगे एंड में हम सारे PYQs प्रॉब्लम CBSE के हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं. Right? So without wasting any time, let's start the session. I hope all of you are doing good. So if you are liking this sprint series, kindly hit the like and the subscribe button. So chaliye, without wasting our time, let's start the session. Okay. So in this chapter, basically हमें 1 marks, 2 marks, 3 marks के questions भी पूछे जाते हैं. But अगर आप इस ग्राफ को देखो जो रैंडम ऑब्जर्वेशन पाया गया हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड हमारे कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन का भी आता है. सो इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है, राइट. बट जो 3 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके इट विल बी मिक्स्ड ऑफ थ्योरी एज वेल एज फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो इसका वेटेज काफी हाई है और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे. हम इस सेशन में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, सारे को टॉपिक्स के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हम उसको कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो अगर हम मार्क्स वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो 2 मार्क्स का बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे, ओके, एंड 3 मार्क्स में इट विल बी आइदर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछा जाएगा और आपको टेम्परेचर रेजिस्टिविटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. जनरली 3 मार्क्स में क्या होता है, आपको एक पार्ट में वो थ्योरेटिकल दे देंगे, आइदर यू हैव टू डिराइव समथिंग, आपको किसी टर्म्स को डिराइव करना होगा, और द सेकंड पार्ट, द सब पार्ट, उसमें एक न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है. तो दिस इज द जनरल ट्रेंड दैट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, सो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था वो था हमारा ओम्स लॉ, ठीक है. ओम्स लॉ हमें क्या कहता था कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर remaining constant, the current across the end of the conductor is directly proportional to the voltage across the end of the conductor, right? तो ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था, ओम्स लॉ ने हमें यह बताया था कि the ratio of V by R is constant, right? ये बताया था. तो अगर आप ओम्स लॉ का ग्राफ आपको याद होगा तो ओम्स लॉ के ग्राफ अगर हम बनाते थे VI ग्राफ, ओके, सो इट वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था. तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज हाई, है ना, अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो करंट जो फ्लो होगी वो लेस होगी, राइट. सो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिख रहा है कि दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर में उतना ही कम फ्लो ऑफ करंट होगा, राइट. तो अगर आप यहां पे इस स्टेटमेंट को देखो, यहां पे मैंने लिखा भी है कि I is inversely proportional to resistance, so higher the resistance lesser will be the flow of current, ठीक है. अब ओम्स लॉ, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑफन क्वेश्चन आर आस्क्ड इन 1 मार्क और 2 मार्क्स, ठीक है. अब आपको आइदर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो आपको याद करना ही करना है, राइट. यू हैव टू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड सेकेंडली आपको कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ याद करनी है, ठीक है. तो किस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड होता है, तो जनरली जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो इट विल क्लियरली मेंशन स्टेट ओम्स लॉ एंड आल्सो टेक इनटू अकाउंट द अजम्पशन दैट वी टेक व्हाइल इंश्योरिंग दैट द ओम्स लॉ इज वैलिड, ठीक है. तो आपको इसको इंश्योर करना पड़ेगा. अब बढ़ते हैं आगे. अब इस टॉपिक से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, रेजिस्टिविटी. अब अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे हो सकता है कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स दिख जाए, ठीक है, वो पॉसिबल है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे. आपको क्या बोलेंगे कि
दो वायर्स दिए हैं आपको, इन जैसे आपको दो वायर्स दिए हैं, आपको पैरामीटर्स कुछ दिए होंगे और आपको बताना होगा कि फ्रैक्शन कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको लेंथ दे देंगे, आपको लेंथ प्रोवाइड कर देंगे या एरिया प्रोवाइड कर देंगे, आपको कंपैरेटिवली करके आपको उसका चेंज बताना होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है विद रेजिस्टिविटी का, हम इसको डोनेट करते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम रेजिस्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं ये बोलूं कि हम अगर इसको 1 यूनिट ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम 1 अज्यूम कर लें, तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी आएगा, राइट। तो व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी, पहले तो आपको रेजिस्टिविटी की अगर डिफाइन करना है, सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे आपको हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे और आपको मतलब आपको क्या कर देगा, क्वेश्चंस में दो वायर्स का कंपैरिजन दे देगा, आपको कुछ टर्म्स दे देगा, आइदर लेंथ विल बी इंक्रीज और एरिया विल बी इंक्रीज, आपको नेट चेंज बताना है कि कितना आएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर पेपर में हमेशा रिपीट हुए हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन 1, 2, 3 मार्क्स क्वेश्चन आर ऑल्सो फ्रेम्ड ऑन दिस टॉपिक। हमने जो पास्ट ईयर का एनालिसिस किया है उसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आया है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आया है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सिंबल रो था, ओके, दैट वाज यूज्ड टू डिफाइन द रेजिस्टिविटी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ रेजिस्टिविटी का इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ओके, सो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट कंडक्टिविटी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली अ करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब आप देखो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक रिलेशन को याद रखना है, व्हाट इज दैट, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम उसको कैसे डोनेट करते हैं, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस, जे इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम कैसे ले सकते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जनरली इट इज टेकिंग नॉर्मल टू एनी सरफेस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ना, इट इज जनरली टेकिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये बोला कि ये वाला रिलेशन आपको याद करना है, अभी लेटर सेशन में हम इस रिलेशन को डिराइव भी करेंगे। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे कि ये टर्म कैसे आता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से ऑफन आपको 1 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो दैट विल बी बेसिकली अ सिंपल न्यूमेरिकल, जहां पे आपको पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप कंडक्टिविटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आपको एक बात याद रखना है कि रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, एंड सेकेंड नंबर है इट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और एनी मटेरियल। ठीक है, अब अब हमें अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी को स्टडी करना है रेजिस्टिविटी का, तो हम इसको मेटालिक कंडक्टर के लिए इस वाले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब हमारी टी क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। रो नॉट क्या है हमारे, दिस इज रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और टी हमारे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग होती है, फॉर डिफरेंट मटेरियल ये डिपेंडेंस अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉपर वायर लिया, अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बट अगर मैं
एक सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो हर मटेरियल के लिए इसका डिपेंडेंसी अलग होती है। जैसे मैंने बोला, फॉर मेटल्स with the increase in temperature the resistivity will be high, but whereas for the materials such as semiconductors with the increase in temperature the resistivity will be low। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऑफन इस पे भी 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। मोस्टली इट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको थ्योरी बोल सकते हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिपेंडेंसी क्या है, कि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटल्स के केस में वेदर द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, इंक्रीज और इट विल रिमेन द सेम। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर डिफरेंट मटेरियल दिस डिपेंडेंसी विल बी डिफरेंट, एंड आपको ये रिलेशन दिस इज ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आपको पता है कि अगर हम इसे डिस्कस करें कि व्हेन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली मूव करते थे, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, सो दिस रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ सम वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम इसको थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ओके। सो अभी आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पे देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडमली मूव करते हैं। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, सो सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया यहां पे, राइट, इस डायरेक्शन में हमने किया। तो जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे सप्लाई किया, तो जितने भी रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलाइन हो गए किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये देखो, जैसे ही हमने एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दी, उसके बाद जितने भी रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है। सो अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफाइन करना है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सो द रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with some velocity, and that velocity we called as drift velocity, ठीक है। तो drift velocity का रिलेशन क्या होता है? It is given by Vd equals to E into tau into E by m। अब आते हैं यहाँ पे एक एक टर्म्स को देखते हैं। What is this E? E is the charge of a electron। ये tau क्या है? This is a relaxation time, ठीक है। अब ये relaxation time क्या होता है बच्चों? The relaxation time is the time interval between two successive collision of an electron, ठीक है। Relaxation time is defined as the time between two successive collision of an electron। अभी हम इसके बारे में, इसका पूरा डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करंट डेंसिटी, सबका रिलेशन हम अभी आगे एक डेरिवेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाउ क्या था हमारा? रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एम क्या था हमारा? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्लाइड नंबर 1 में बताया था कि इस टॉपिक से इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे, ठीक है, और काफी इजी एंड स्कोरिंग होता है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो। हमें एक रिलेशन हमें पता है कि व्हाट इज, जैसे हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि द हीट दैट इज डिसिपेटेड इन एनी कंडक्टर इट इज गिवन बाय I² RT, ठीक है। तो अगर आप हीट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, राइट, सो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? I² R। तो अगर आप यूनिट से भी जाओगे तो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या होती है? सेकंड। सो जूल पर सेकंड इज वॉट। सो वॉट को हम क्या बोल सकते हैं? पावर। सो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, पावर इक्वल्स टू I² R, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को आपने पढ़ा होगा पहले भी, आपने लोअर ग्रेड्स में भी इस रिलेशन को पढ़ा होगा, ठीक है। पावर के कुछ अलग अलग टर्म्स है। एक तो I² R मैंने बताया वो कैसे आता है, ठीक है। आपको ये रिलेशन पता है, हीट दैट इज जनरेटेड इन एनी कंडक्टर इज गिवन बाय I² RT, ठीक है। अगर आप उसको यूनिट से भी चेक करोगे, सो दिस विल गिव यू I² R, ठीक है। अब I हमें पता है V/R होता है, राइट। अगर आप I इक्वल टू यहां पे I इक्वल टू V/R आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा V²/R, ठीक है। और पावर को हम एक और रिलेशन बोलते हैं दैट इज गिवन बाय वोल्टेज टाइम करंट, ठीक है।
एक ये भी रिलेशन है हमारा। अब इससे आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे ध्यान से, तो आपको 1 नंबर और 3 नंबर के भी क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएंगे। तो हमारे फर्स्ट सेगमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हम इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। बेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट थ्रू द सेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं सो इट मींस कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज to guide you how to score well in your CBSE exams, as well as to guide you how to approach problem and how you should solve, so that you can score, so that you can maximize your score in the exam. तो अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? Two electrical bulbs P and Q have their resistance in the ratio 1:2. They are connected in series across battery. Find the ratio of power dissipated in these bulb. ठीक है, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि पावर होता है इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है बच्चों? इट इज रिटन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में आपका करंट होगा सेम, मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। ठीक है, तो हमें यहां से एक चीज तो पता लग गई कि ये वाला टर्म हमारा करंट का कांस्टेंट है, राइट? तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हैविंग द रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स P and Q। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं कि P1 by P2 इक्वल टू R1 by R2 बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इस रिलेशन से हमें यह पता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन है बच्चों हमारा करंट सेम होता है। तो मतलब वी कैन से दैट द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेजिस्टेंस किस रेशियो में है? R1:R2 का रेशियो हमें दिया है 1:2। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में इट इज मेंशन। तो अब ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज टू बल्ब। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2019 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो अब हमें अगर ये पता करना है तो बहुत सिंपल है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? P1 by P2 इक्वल टू 1/2। आप देख रहे हो? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। आइए चेक करते हैं। अब आप इस स्टेप को देखो। ठीक है, इस स्टेप को आप ध्यान से देखो। ओके, मैंने क्या बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट सेम, ओके, करंट फ्लोइंग इज सेम बट वोल्टेज आपका डिफरेंट होगा, है ना? तो मैंने क्या बोला था? दैट पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये रेशियो आया, हमें क्वेश्चन में R1 by R2 का रेशियो दे रखा था 1:2, and that is very evident. So the power का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 1:2. So let's move ahead. अब ये 2018 का 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला था जब भी 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट वाले में दैट विल बी आइदर थ्योरेटिकल बेस्ड, आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा या मतलब कोई न्यूमेरिकल होगा सिंपल सा, एंड सेकंड वाला इट विल बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें बोला है डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वायर, राइट इट्स SI यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर, डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमें सेकेंड पार्ट में इसको डिराइव करना होगा, बट उससे पहले हमें क्या लाना होगा? हमें एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर को डिराइव करना होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब कंडक्टिविटी को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं? अगर आपको यहां से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनानी हो
तो आप क्या बोल सकते हो, कैन आई से दैट द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज इस हमें डेफिनेशन को बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मग अप द डेफिनेशन। आप रिलेशन को ध्यान से देखो, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी वायर कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंस पर मीटर, ठीक है। आओ बच्चों ये देखो, देखो मैंने ये चीज सेम यहां लिखी है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। एसआई यूनिट इज सीमेंस पर मीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना था, हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें यह पता है कि ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें करंट फ्लो होती है। सो द रिलेशन ऑफ द करंट फ्लोइंग ड्यू टू थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन्स having velocity vd or having drift velocity vd is given by the relation I equal to NEAVD, ठीक है। हमें ये रिलेशन होता है I is equals to NEAVD। अब यहाँ पे N क्या है, इसको हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, एंड व्हाट इज VD, VD is the drift velocity, or we can also say that it is the thermal velocity acquired by the free electrons or the electrons that is present inside the conductor, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना था, हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब बच्चों आई को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V by R, तो हमने इसको V by R लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, आप R को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे मेंशन नहीं है बट ये इधर आएगा, ओके, यहां पे मिसिंग नहीं था तो हमने इसको इधर कर दिया। अब बच्चों ये बताओ, रेजिस्टेंस को हम ये लिख सकते थे ना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो टाइम्स L by A, हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने इसको देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, रो L by A, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, एरिया देखो कट आउट हो जाएगा, है ना, लेंथ यहां से कट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बचा, E इज इक्वल्स टू NEVD टाइम्स रो, ठीक है। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इनिशियली देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते थे किसमें, E इंटू E बाई M टाइम्स टाउ, ठीक है। और टाउ क्या था हमारा, टाउ हमारा था रिलैक्सेशन टाइम। तो VD की जगह आप हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो अब, ठीक है। अब जब हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखो E से E बच्चों कट जाएगा, है ना, E से E कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, N इंटू E स्क्वायर टाइम्स टाउ रिलैक्सेशन टाइम बाई मास इंटू रो, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 बाई रो मतलब 1 बाई रेजिस्टिविटी विल गिव यू, क्या मिलेगा बच्चों, रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंडक्टिविटी, तो हमने 1 बाई रो को क्या लिख दिया, इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख दिया, ठीक है। तो हमारा एक चीज तो डिराइव हो गया, क्या क्वेश्चन में बोला था कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम T। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, डेरिवेशन जब भी आपके एग्जाम्स में आएंगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम रिक्वायर्ड है तो आप डायग्राम को बिल्कुल ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आप ये चीज इंश्योर करो, आप एक एक टर्म को स्टेट करो कि N क्या है, E क्या है, A क्या है, VD क्या है, ठीक है। जब भी मैंने ये डेरिवेशन मैंने शो किया है बिकॉज मुझे जल्दी से आपको रिवीजन कराना था, बट जब आप एग्जाम्स में लिखोगे डू स्टेट ऑल दिस टर्म कि ये किससे क्या रिलेटेड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन अभी हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, इसमें हमें निकाला था हेंस डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों ये जो मतलब किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों, दैट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमने कोई इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियल कंडीशन की 0, है ना। तो देखो हमने यहां पे लिखा U इक्वल टू
0, ठीक है। तो बचा क्या, बचा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, v की जगह आएगा at, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन होता है फोर्स टाइम्स मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है बच्चों, इट इज रिटन बाय E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय m, है ना, ऐसे हम लिखते हैं। अब देखो हमने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया और t की जगह हमने टाउ, व्हाट इज दिस टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ क्या है हमारा बच्चों, टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अब मैंने बताया था ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हमें करंट मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं। So due to the flow of thermal, due to the flow of drift velocity, we obtain current that is given by the relation I is equals to NAEVD, हमने अभी लास्ट में भी पढ़ा था, राइट। एंड तो अब इस हमें ये भी पता है कि करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ I by A और द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां से A को उठाकर नीचे लाए, सो ये क्या बन जाएगा J, ठीक है। अब आप यहां देखो J इज इक्वल्स टू NEVD, फिर हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने पढ़ा था रिलेशन होता है E बाई M इंटू टाउ, ठीक है। तो दोबारा हम यहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, N E इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा टाइम्स मास इंटू टाउ इंटू ई, ठीक है। अब आप इस टर्म को पूरा हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसे बोलेंगे, देखो अभी हमने डिराइव किया था, ये देखो NE स्क्वायर्ड इंटू टाउ टाइम्स बाई M, ये हमारा क्या आया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इक्वल आया था, राइट। तो देखो हमने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों। तो हमें क्या डिराइव करना था, हमें ये वाला रिलेशन ही तो डिराइव करना था कि शो दैट, प्रूफ करना था द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने इस तरीके से दो पार्ट का डेरिवेशन किया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डिराइव करना था इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। एंड सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें बोला गया था कि वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा डेरिवेशन को डिराइव किया। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये 2017 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो यू कैन, इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर is altered so that the heat produced per second increases by the factor of 9, ठीक है। By what factor does the applied potential difference change? Okay, in the figure shown, अभी फिगर हम आगे देखेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है कि अप्लाइड across a given resistor is altered so that the heat produced per second increases by the factor of 9, ठीक है। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, ये आपका डायग्राम दिया हुआ था। हमारे पास एक 4 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, जिसको हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। एंड हमें इसने इस एंड क्या होगा, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, देखो बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन पता है कि हीट होता है I स्क्वायर RT, ठीक है। हम I की जगह V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखो हमने V स्क्वायर बाई R, अब ये रिलेशन आप पढ़ो, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RT, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है टाइम पर सेकेंड, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि, और रेजिस्टेंस बच्चों क्या क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस तो हमारा 4 ओम ही रहेगा ना, राइट। तो रेजिस्टेंस में हमारा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो हम क्या यहां से ये बोल सकते हैं कि हमारा टाइम पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में निकालना है, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो मतलब हीट प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये तो रिलेशन सही दिख रहा है, यहां से दिख रहा है ना, दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि the potential difference applied across a given resistor is altered so that the heat produced per second increases by the factor of 9। मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, हमने इस फैक्टर को अगर इंक्रीज किया 9 टाइम्स, किसे? हीट प्रोड्यूस को, तो हमारा वोल्टेज में क्या चेंज आएगा? ठीक है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आइदर इट विल बी बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल पावर या हीट ऑब्टेन्ड, हीट डिसिपेटेड, आपको उसमें नेट कंपैरिजन देना होगा। जब मैं कंपैरिजन बोल रहा था तो आई एग्जैक्टली मेंट दिस थिंग। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नेट हीट प्रोड्यूस कंडीशन में कितना? 9 का फैक्टर, इट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9, मतलब एच डैश की वैल्यू कितनी होगी? 9 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, हमें इनिशियली का वोल्टेज तो हमारा वी दिया ही हुआ है, ठीक है, हमें अभी नहीं पता है कितना है, तो हमें कंपैरेटिव स्टडी बतानी है, तो हमें यही क्वेश्चन ने पूछा है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा। ओके, सो वी डैश हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस, और हमें वी स्क्वायर, तो अब यहां से एच से एच कट जाएगा। ठीक है, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 9 भी आ जाएगा, तो वी डैश इक्वल टू 3 वोल्ट हमारा आएगा। समझे बच्चों? तो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो ये क्लियरली मेंशन था, पर सेकेंड इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 9, क्या? हीट प्रोड्यूस। तो ये देखो, इसीलिए हमने टी को जब यहां पे लाया ना, तो ये हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर टाइम दिया होता तो शायद हमारा रिलेशन कुछ और होता, बट क्योंकि क्वेश्चन में टाइम ये मेंशन कर दिया है कि इट इज पर सेकेंड, मतलब हमने इसको अज्यूम कर दिया 1, और रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट इज नॉट चेंजिंग, है ना, वो बच्चों चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस सिंपली मीन्स दैट द हीट प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये फैक्टर दिया था कि इट इज इंक्रीजिंग 9 टाइम्स, तो हमें अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप बताना था कि कितना आएगा, सो दैट विल बी 3 वोल्ट्स। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला था एमीटर एक कनेक्टेड था, जैसे मैंने बताया था, रजिस्टर एक कनेक्टेड है 4 ओम का, द ईएमएफ 12 वोल्ट दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 वोल्ट है, कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर रीडिंग। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें एक रिलेशन पता है कि I इज इक्वल्स टू EMF बाई R प्लस स्मॉल r, राइट। अब बच्चों देखो, यहां पे EMF कितना दिया था? 12 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, है ना। तो बच्चों अगर हम इस तरीके से निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा करंट? 2 एम्पियर्स। देखो ये आया। ठीक है, तो पार्ट 2 का अगर हम देखो, आप मैंने निकाला I इज इक्वल्स टू E बाई R प्लस R, सो इट विल फेच यू ये। अब बच्चों थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? वोल्ट मीटर, मतलब हमने एमीटर की रीडिंग तो निकाल दी, मतलब हमने करंट तो बच्चों निकाल दिया। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ एंड करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। ठीक है बच्चों, अब हमें थर्ड पार्ट को कैलकुलेट कर, हमें ईएमएफ पता है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल करंट कितना निकाला अभी हमने 2 ओम निकाला, 2 एम्पियर निकाला, राइट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2 ओम। आप इसको सिंपली यहां पे रख दो और आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई कितनी? 8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा थी बस, बट इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था। द फर्स्ट पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, एंड उसके बाद सोल्यूशन काफी इजी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों एक ये प्रॉब्लम आया था 2016 में, 3 मार्क्स का। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में ये बोला था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स के पेपर का लास्ट 10-15 ईयर्स का एनालिसिस करो तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, सो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर वेरी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर में इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कैसे करते हैं? E टाइम्स, राइट, F इज इक्वल्स टू QE, राइट। बट व्हाट इज द चार्ज हियर? इट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने ले लिया QE। एक्सेलरेशन को F/m, मैंने जब लास्ट वाला प्रॉब्लम आपको डेरिवेशन कराया था कंडक्टिविटी वाला, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी, दैट इट इज गिवन बाय F/m। तो आप F की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताई थी
कि किसी भी कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर रिलैक्सेशन टाइम क्या था, जब मैंने बताया था द रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे किसी भी कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो अगर हमें उनका एवरेज टाइम डिफरेंस निकालना है, सो दैट विल बी द समेशन ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 अप टू टाउ टाइम्स n। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर वो लीनियर मोशन फॉलो करते हैं। लीनियर मतलब दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वहां पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट विल अब जैसे हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, और u1 मतलब u क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और तो वो क्या हम ले लेते हैं, 0 लेते हैं, मगर क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सबकी इंडिविजुअल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, u1 u2 एंड अप टू un। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका a है, और टाइम की जगह हम क्या करेंगे, टाउ 1 टाउ 2 अप टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अज्यूम किया है, तो सबका होगा। ठीक है, तो हम इसका जब निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज, सो दिस इज नोन एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने इसको डिवाइड किया इससे। अब बच्चों ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, मतलब दिस टर्म विल गेट नेग्लेक्टेड टोटली। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल a टाइम्स टाउ 1 टाउ 2 अप टू n। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं कंडक्टिविटी का डेरिवेशन कर रहा था। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों यहां पे क्या हमें पता लगा, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन a टाइम्स टाउ। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो इस रिलेशन से बच्चों क्या पता लगा, अब आप ध्यान से पढ़ो। पहले तो क्या था, व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन टाइम, इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से पढ़ो, द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर एंड more collisions occur quickly, hence relaxation time decrease with increase in temperature, which implies that the drift velocity also decreases with temperature। ठीक है, तो आपने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, electrons will start moving much faster and or more number of collision will occur, hence with the increase, hence the relaxation time will decrease with the increase in temperature, which simply implies that कि drift velocity will also get decrease। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना था, ये हमारा हो गया। अब बच्चों इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया था 2015 में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि IV ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। ठीक है बच्चों, हमें इसकी डिपेंडेंसी बतानी है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं, जब हमने ओम्स लॉ का ग्राफ देखा था तो वो VI ग्राफ था, है ना, राइट। जब हमने ओम्स लॉ का ग्राफ देखा था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, तो हमें स्लोप क्या मिलता था, VI ग्राफ का रेजिस्टेंस मिलता था। बट बच्चों क्या ये VI ग्राफ है, नहीं। आप अगर Y एक्सिस देखो, यहां पे करंट है एंड यहां पे वोल्टेज है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये चीजें सिमिलर हैं, नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज 1 टाइम्स ऑफ R, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि इसमें किसका स्लोप ज्यादा है, T1 का या T2 का, है ना, तो यहां पे T1 का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू, हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन कि इसका टेम्परेचर भी T1 का लेस होगा, किससे बच्चों, T2 से। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अगर किसी का स्लोप ज्यादा, मतलब T1 का स्लोप यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू T2, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई,
तो हम यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्लोप T1 का ज्यादा है T2 से, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन आप देख रहे हो ना कि V1/R पे डिपेंडेंसी है, तो मतलब अगर इसका स्लोप ज्यादा है T1 का T2 से, तो इट मींस कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय T1 विल बी लेस एज कंपेयर टू T2, ठीक है। तो अगर T1 का रेजिस्टेंस कम है T2 से, so it is quite obvious that the temperature of T1 is less than T2, or we can also say that the temperature of T2 is greater than T1, ठीक है। आइए बच्चों इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? The slope of the given graph gives us the inverse of resistance. The resistance of a material increases with the increasing temperature because the collision between the molecules increases. In the graph, T2 has smaller slope and hence correspond to higher resistance. Therefore, T2 is greater than T1. Or we can also say that the T1 is less than T2. ठीक है? ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप सबको मजा आ रहा होगा। अगर आपको इस सेशन देखकर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज में कुछ और डिफरेंट लेकर आए तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चों, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी 9 × 10⁸ ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको करंट का डेफिनेशन, आपको अगर रिलेशन पता है, द रिलेशन बिटवीन करंट, ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप इसको विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो रिलेशन क्या था? I = NAEVD। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, हमें VD पता करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं I/NAE = VD, ठीक है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट्स। आप जो भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बच्चों, प्लीज इंश्योर दैट यू टेक इन SI यूनिट, अदरवाइज आपके आंसर में आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। आपको करंट दिया हुआ है कितना? 1.5 एम्पियर, ठीक है। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है 9 × 10⁻28। आपको सिंपली रखना है, ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया? 9 × 10⁻28, करंट 1.5 एम्पियर, और ये दिया हुआ है आप चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है, इट इज 1.6 × 10⁻19। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.048 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। अब आपको क्या याद रखना है? अगर हमने, जैसे आप इस डायग्राम को देखो, अगर हमने किसी 2 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। पहला कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, ईएमएफ इक्विवेलेंट, दैट विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दैट विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 सेल्स। ये किस केस में बच्चों? इट इज इन केस ऑफ व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको ये दोनों रिलेशंस याद करने हैं, ठीक है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपके प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और सीरीज एंड पैरेलल में क्या होता है बच्चों? अगर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1, दैट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पैरेलल में है क्योंकि, तो ये ऐसे आएगा, एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा? ईएमएफ इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 × R2 प्लस E2 × R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस रिलेशन इन माइंड। अगर आपने इस रिलेशन को याद कर लिया, सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आपको रिलेशन याद होना चाहिए, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काफी इजी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस टॉपिक, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास 2 किरचॉफ के रूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज द किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट रूल, एंड अदर वन इज किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। तो जंक्शन रूल बच्चों हमें क्या बोलता है कि द सम ऑफ करंट दैट इज एंटरिंग एट एनी पर्टिकुलर जंक्शन
will be equal to the sum of current that will be leaving any particular junction. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान देखो, यहाँ पे 2 करंट का इन्फ्लक्स है, that is I1 और I2, and the rest of the current at this junction I3, I4 and I4 they are leaving the junction. So junction rule का statement क्या है? At any junction the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction. ठीक है, इसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी सर्किट में आपको दे दिया जाएगा, आपको इसको अप्लाई करना होगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, अभी हम नेक्स्ट सेशन में इस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया किरचॉफ लूप रूल। ठीक है, आपको तो पहले इस पर 2 बात जाननी बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकेंड ये क्या बोलता है लूप रूल, दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज लूप फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, अगर ये क्लोज लूप नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस लॉ, एंड सो अक्रॉस एनी क्लोज लूप इंक्लूडिंग रेजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज 0। ठीक है, तो जनरली अगर आपको किरचॉफ के रूल्स को याद रखना है सो प्लीज बी अश्योर्ड दैट आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए। ओके, अगर आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद नहीं है तो आप इसको प्लीज मगअप करने की कोशिश करिए, बिकॉज जनरली इन बोर्ड एग्जाम्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज दैट यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट थिंग दैट इज मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, या आप इसको बोल सकते इंपॉर्टेंट टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने पढ़ा होगा तो इससे हम क्या पता करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस provided in the when the all the resistors are in the balance condition। ठीक है, तो अगर हमें इस अननोन रेजिस्टेंस, अगर आप इस सर्किट को देखोगे R4 को पता करना है, सो इन दैट केस हम अभी इसमें क्या करेंगे, हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को या लूप लॉ को लगा के हम इसका रेशियो जो आता है रेजिस्टेंस का, हम उसको पहले डिराइव करेंगे। ओके, एंड हमको ये पता है कि whenever the potential across this point B and D are equal, so in that case no current will be flowing in this section, that is galvanometer, where galvanometer is connected, so the current in the mid branch will be equal to 0. Why? Because the potential difference across these two ends will be 0, hence we can say that the no current will be flowing in this branch. तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम क्या पता करते हैं, we can find the value of unknown resistance, provided if you look at this arms the other 3 resistance are provided to you, that is R2, R1 and R3 is provided, and in case if you want to find out the value of resistance R4, so with the help of Wheatstone bridge principle we can simply find it out. So as per the Wheatstone principle, the current in this section BD will be equal to 0. Why? Because the potential drop across the potential change or the potential drop will be same across B and D, hence no current will be flowing across the galvanometer section. तो अगर हमें इसको डिराइव करना है बच्चों की इक्वेशन, तो हमें 2 बार इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम एक बार इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है, -I1 इंटू R1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस I2 इंटू R2। आप इस वाले सेक्शन को देखो, इसको एक बार हम यहाँ चलेंगे तो बच्चों देखो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने से पहले या लूप लॉ लगाने से आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, एंड अगर हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, राइट? सो द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हायर हेयर एंड लोअर हेयर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -I1 इंटू R1, दिस विल बी 0, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट? और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो इट विल बी +I2 इंटू R2, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड लूप में आओ, आप जब यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -I3 इंटू R3 प्लस, ठीक है, -I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4 एंड दिस विल बी 0। आप देखो यहाँ पे हमने लगाया, ये मिला, है ना? तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ करंट इन द टू आर्म I1 by I2 इक्वल टू R2 by R1, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू R4 by R3। अब बच्चों देखो दोनों का LHS बराबर है, राइट? द LHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम,
तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा R2/R1 इक्वल टू R4/R3। ठीक है, ये कब है? अंडर बैलेंस कंडीशन। सो इन बैलेंस कंडीशन वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल, and in this case we can easily find out the unknown resistance value R. Also, no current will be flowing through this galvanometer section. I will be 0. Why? Because the potential drop across these two ends will be same, or we can say that the potential at point B and D are equal. Hence, no current will be flowing through the mid-arm. Hence, we can say that the ratio of resistance R1/R2 or R2/R1 equal to R4/R3. Okay. So let's move ahead and now let's start solving few important problems and हम इसको solve करते हैं बच्चों। चलो, अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग किरचॉफ रूल्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सर्किट। यहाँ पे एक 8 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस 2 है, 1 है और 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम 2 बार किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, वोल्टेज या लूप रूल लगाएंगे, एक बार इस वाले में एंड एक बार दिस वाले में। ठीक है, अब आप देखो, मैंने इस वाले डायग्राम में इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, ऊपर वाले ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, राइट, एंड नीचे वाले ब्रांच में I2 करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे दोनों करंट का मर्जर होगा, पॉइंट नंबर D पे, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? I1 यहां से आ रहा है और I2 आपका यहां से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मिलेंगे, राइट। सो जो नीचे करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। और हमें क्या निकालना था बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अब उसके लिए निकालने के लिए हमें I1 और I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, बाकी पैरामीटर्स हमें दिए गए, हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के इसको इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बार इस लूप में लगाओ आप। ठीक है, आप एक बार इस वाले लगाओगे BADC में, और एक बार आप लगाओगे DEFCD में। ठीक है, तो अब जब हम ये वाले में लगाएंगे, देखो जब हम इस वाले सर्किट में लगाएंगे, इस वाले फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट सेक्टर बोला और इसको हमने सेकंड सेक्टर बोला। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? बाय साइन कन्वेंशन बच्चों इट विल बी माइनस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? -2 इंटू I1। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो हमने यहां पे लिखा +8 एंड देन अगेन हम यहां पे जाएंगे तो -6 एंड देन I2 इंटू I। ठीक है, अब आप ये देखो, लूप ADCBA, मतलब हमने ये वाला लूप देखा ADCBA। ठीक है, अपर वाला लूप जब देखा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिली, -2I1 + 8 - 6 + I2 = 0। ठीक है, और सेकंड वाला क्या था? मैंने बोला था कि यहां पे एट दिस पॉइंट I1 विल बी कमिंग, यहां से I2 आ रहा है। सो इस वाले ब्रांच, लोअर ब्रांच में, सबसे लोअर वाली ब्रांच में क्या जाएगा? इट विल बी द समेशन ऑफ करंट दैट विल बी इक्वल टू I1 + I2 बच्चों। ठीक है, तो आप जब यहां पे लगाओगे तो इट विल बी, आप यहां लगाओगे -4 I1 + I2। ठीक है, एंड अगेन जब आप लगाओगे सो इट विल बी इक्वल टू -I2, ओके, एंड +6 इक्वल टू 0। ये इस वाले ब्रांच में जब हम लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। देखो बच्चों, वही सेम चीज लिखी होगी यहाँ पे। हाँ, लूप DEFCD में जब हम लगाएंगे तो हमें मिला -4 I1 + I2 -I2 + 6 = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें I2 की वैल्यू मिलेगी 2/7। ठीक है, I2 की वैल्यू मिलेगी 2/7, I1 की वैल्यू मिलेगी हमें 8/7। ठीक है, अब जब हमने बताया था कि हमें 4 ओम रेजिस्टर के में निकालना था, राइट, हमें 4 ओम रेजिस्टर में क्या निकालना था बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप। सो दैट विल बी वेरी इजी, I1 + I2, हमें I2 की वैल्यू आ गई, हमें I1 की वैल्यू मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? 10/7 टोटल। ठीक है, अब वी नो दैट V = IR होता है बच्चों। I हमें आ गया 10/7। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 4। सो आंसर क्या हो जाएगा? 40/7। आप देखो इसे ध्यान से, देखो देखो बच्चों क्या हो जाएगा। हमने I की वैल्यू निकाली 10/7, इट विल बी द समेशन ऑफ I1 + I2। ठीक है बच्चों, और फिर हमने लगाया V = IR। तो R की वैल्यू दी रखी थी 4 ओम, हमने जब इसको यहाँ पे पुट किया तो ये हमारा आया 40/7 वोल्ट। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने दो लूप को अज्यूम किए थे। एक में करंट हमने माना था I1, नीचे वाला हमने माना था करंट I2। एक बार हमने ये अपर वाला लूप लिया ABCDA, और फिर हमने लोअर वाला लूप लिया DEFCD, ठीक है। और नीचे वाले ब्रांच पे एट दिस पॉइंट दीज टू करंट विल कंबाइन, सो द टोटल करंट दैट विल बी फ्लोइंग द लोअर ब्रांच विल बी I1 प्लस I2। हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर से दिस क्वेश्चन वाज गुड, थोड़ा सा कैलकुलेशन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द साइन कन्वेंशन, आपको साइन का ध्यान देना है, साइन की गलती आपको नहीं करनी है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब बच्चों एक क्वेश्चन दिया है, अ 10 वोल्ट सेल, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected in parallel across a battery of EMF 200 volt and an internal resistance of 38 ohm as shown in the figure. Find the value of current in the circuit. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हमारे पास 10 वोल्ट का हमारे पास एक सेल है जिसका EMF कितना दे रखा है बच्चों, 200 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इट इज गिवन एज 38 ओम। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही, हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों अगर हम यहां पे सिंपल तरीके से चले, हम किरचॉफ का अगर वोल्टेज लॉ लगाए तो विद इन सेकेंड हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाए, अगर हमने अज्यूम किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 माइनस 10 माइनस आई इंटू 38 इक्वल टू 0। अगर हम करें तो ये बच्चों कितना आएगा, 190 इक्वल टू आई इंटू 38। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ करंट निकालनी थी बच्चों, है ना, आई इंटू 38। तो 190 बाई 38 इक्वल टू आई, ये बच्चों कितना आ जाएगा, सिंपली यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आई इक्वल टू 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान देना, यहां से हम माइनस से प्लस, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ मूव किया, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। ठीक है, यहां से हम हायर टू लोअर जा रहे हैं। ठीक है, यहां से लोअर टू हायर गए तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया था, बट यहां पे अपोजिट, तो इसलिए मैंने -10 किया। और करंट की डायरेक्शन में अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो इसे, तो मैंने आई इंटू 38 लिया। तो सिंपल तरीके से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका एक और मेथड है जो कि स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये मैंने अज्यूम किया है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इज अपोजिट हियर, जस्ट बी वेरी केयरफुल, ये इधर है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना है ये चीज। फिर इसके बाद एक और सिंपल सा तरीका था जो मैंने बताया, वो तो ठीक था। अगर आपको नेट ईएमएफ निकालना है तो आप 200 माइनस 10 करो, नेट रेजिस्टेंस आपको दिया I इक्वल्स टू E/R, आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर सॉल्व कराया था। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। थ्रू किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें विद इन मिनट्स आंसर, विद इन सेकंड आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। दिस वाज अ 2018 क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों अपने एग्जाम में। और बच्चों अगर आपको ये सेशन में मजा आ रहा है तो काइंडली हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल इन सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो, व्हाट इज द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है बच्चों, एक आपको VI ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब बच्चों देखो, सीरीज में जब मैंने बताया था, जब मैंने सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल का टॉपिक बताया था, तो मैंने कहा था व्हेनेवर एनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी द समेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन पता है, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू E इफेक्टिव माइनस R इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब आप ग्राफ को ध्यान से देखो। क्या हम इस ग्राफ को देख के ये बोल सकते हैं कि when V इक्वल टू 0, when
V इक्वल टू 0, मतलब जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो करंट हमारा कितना है, जब वोल्टेज की वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा करंट कितना है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ओके, एंड जब हमारा करंट 1 एम्पियर है बच्चों, जब हमारा करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों हमें इस रिलेशन का यूज कर कर हमें दो इक्वेशंस बनानी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल जो ईएमएफ होती हैं, ठीक है, ईएमएफ जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ E1 प्लस E2। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब जब आप ऑब्टेन करोगे यहां से, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप यहां पे रखोगे एक बार, ठीक है, तो इनिशियली क्या है, जब मैंने बोला जब वोल्टेज यहां पे 0 है, ठीक है, तो करंट कितनी आपको दिख रही है, 1 एम्पियर। एक तो ये हो गया। अब जब आपको करंट 1 एम्पियर है तो वहां पे वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। तो जब आप ऑब्टेन करोगे तो आप देखोगे कि ईएमएफ इक्विवेलेंट भी आपको 6 वोल्ट आएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट आपको 6 आएगा, 6 ओम। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। मैंने बोला कि इक्विवेलेंट ईएमएफ को हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, ई इफेक्टिव जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 6, और इंडिविजुअल जो ईएमएफ होगी वो बराबर होगी किसमें, क्योंकि सेल्स किसमें, सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स E। ठीक है, तो अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, 2 आ जाएगा। एंड अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या बोला था कि R इफेक्टिव हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये कितना आया था, 6, और रेजिस्टेंस बच्चों कितने रहेगी, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ में बहुत क्लियरली देखो आप, यहां पे लिखा है कि अगर जब वोल्टेज 0 है, ठीक है, तो आपका करंट कितना आया, 1 एम्पियर आया, और जब आपका करंट 1 एम्पियर हुआ तो आपका वोल्टेज कितना हुआ, 6 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो यही किया, ईएमएफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ दिस एंड दिस। सो आपका आ गया कितना, 6 ओम। आपका रेजिस्टेंस आया था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ को रीड करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफ को जब आप रीड करोगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी दिस यहां पे एक, ठीक है, देन लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यूज किरचॉफ रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी व्हेन नो करंट्स इन द आर्म बी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, अब बच्चों ये हमें एक सर्किट दिया गया है, इसमें क्या बोला है कि किरचॉफ लॉ को यूज करना है, हमें डिटरमाइन करना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। ठीक है, पॉइंट्स ए एंड डी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और ये भी बोला गया है कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब ये वाली ब्रांच में हमारे पास कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर डी। ठीक है, हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को 2 लूप्स में तोड़ दिया। ठीक है, हम एक बार इस वाले लूप को कंसिडर करेंगे, एफ ई ए एंड बी, एंड दूसरा हम करेंगे ई डी सी एंड बी। ठीक है, ये क्लियर है आपको, ओके। तो जब हम एक बार यहां पे किरचॉफ का रूल लगाएंगे, ठीक है, हमने इसको करंट को स्प्लिट किया है, आप क्वेश्चन में देखो, यहां पे I2 हमने अज्यूम किया है, यहां पे I3 किया है इस वाले सर्किट में, एंड यहां पे हमने I1 किया है। ठीक है, ये हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो यहां से I3 है, यहां से I1 जा रहा है, राइट, यहां से I2 आ रहा है, तो I3 विल कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार इस लूप में हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, और एक बार हम इस लूप में लगाएंगे, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेगी जिसके हेल्प से हम आगे का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम एक बार और लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, कहां पे, इस एंड स्टेट में और इस पॉइंट पे। ओके, तो जब हम इस सेगमेंट में लगाएंगे, जब हम इस सेगमेंट में लगाएंगे यहां वाले, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, +6
करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -2i3, ठीक है, प्लस 1 वोल्ट -3i3 माइनस i2 इंटू R1 प्लस 3 वोल्ट और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन यहां से लिखेंगे लूप वाला। कौन सा लूप है बच्चों, AFEBA। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, आप हम लगाएंगे 6 वोल्ट -2i3, ठीक है, -2i3 प्लस 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट -3i3 माइनस i2 इंटू R1 प्लस 3 वोल्ट इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी इस लूप से आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमें क्वेश्चन में ये तो पता है कि I2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये वाला टर्म तो हमारा हट गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे आपको यहां से I3 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो I3 की वैल्यू जब आप यहां पे टर्म्स को रखोगे, आप देखो जैसे यहां पे आप रखोगे इस टर्म्स को, तो आपको I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, I3 वैल्यू इक्वल टू 2 एम्पियर्स। अब क्या करना है, क्योंकि हमें I3 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, तो हम एक बार इस वाले लूप में AFED वाली ब्रांच में हम एक बार फिर से किरचॉफ का लूप रूल लगाएंगे या वोल्टेज रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां पे मानते हैं प्लस VA और हम यहां पे अज्यूम करते हैं माइनस VD। ओके, अब हम इस वाली ब्रांच को देखेंगे, ये वाली। ओके, तो हम अगर जब इसमें लगाएंगे तो इट विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस VA माइनस 2i3 प्लस 1 वोल्ट -3i3 माइनस VD इक्वल टू 0। अगर आप इस वाले सेक्शन को देखोगे बच्चों, हम यहां से चले, ठीक है, प्लस VA -2i3, ठीक है, -2i3, फिर उसके बाद प्लस 1 वोल्ट -3i3 और माइनस VD इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, यही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, VA -2i3 प्लस 1 वोल्ट -3i3 माइनस VD इक्वल टू 0। तो जब आप यहां से VA माइनस VD, क्योंकि हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए था किसके अक्रॉस, VA और VD के अक्रॉस, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमें 2 बार इस रूल को लगाना पड़ा। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था बिकॉज ये आपके प्रीवियस ईयर में 2015 में आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको केयरफुली साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पता है तो देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन में ये चीज बोली गई थी कि इस वाले ब्रांच में नो करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये पढ़ो, 2 आइडेंटिकल cells each of EMF E having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across an external resistance R. So what is the current through this resistance? ठीक है बच्चों, ये हमें बोला गया। अब आते हैं आगे, ये अरेंजमेंट दिया गया है, 2 सेल्स का EMF है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, हमें एक रेजिस्टेंस R दिया, बोला है कि व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रजिस्टर। ठीक है बच्चों, अब आप एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई 2 सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट या मतलब जो नेट EMF होगा वो E ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, हमें एक रिलेशन पता है, I इज इक्वल्स टू EMF इफेक्टिव बाई R प्लस R। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो लिखा है कि कोई भी इंटरनल नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। और I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली I E इफेक्टिव क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF सेम रहेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू E बाई R। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करंट थ्रू द रेजिस्टर R। ठीक है, इसका आप देख लो, एज द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द नेट EMF ऑफ द सर्किट विल बी E, so by Ohm's law the current through the resistance R is I is equals to E by R। ठीक है बच्चों, सो बच्चों इस सेशन का एंड हो गया है, राइट। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज में कुछ डिफरेंट लेकर आए, या अगर आप चाहते हो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। I would like to request all of you to kindly hit the like and the subscribe button. I hope this session was beneficial to you. तो बच्चों इस टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए।
आप जितने भी डेरिवेशंस मैंने कराए आप उसको प्लीज प्रैक्टिस करो, एंड ऑल्सो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए आइदर बेस्ड ऑन ग्राफ्स और बेस्ड ऑन द किरचॉफ लॉज, आप उसको ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एंड टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग।